जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम मुरवेल अच्छ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग जो है एक टॉपिक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका पीवाईक्यू सॉल्यूशन देख रहे हैं। और ये जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन आज हम डील करेंगे वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो किस एग्जाम में आए हुए हैं देख लीजिएगा। पीएनएसटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पीएनएसटी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से उसको हम आज डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, देखिएगा क्या बोला था। चार इक्वेशन आपको दे दिया था और आपसे पूछा था उसने क्या, डी ब्रॉगली इक्वेशन कौन सा है। ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, पहला जो इक्वेशन है तो श्रोडिंगर इक्वेशन आपको नजर आ रहा है। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको हम श्रोडिंगर वेव या तरंग समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा वाला जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आता है, तो ये भी नहीं है। तीसरे नंबर वाला जो इक्वेशन है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डी ब्रॉगली इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें आपको क्या करेगा, इस टाइप से भी आपको दे देता है ये फॉर्मूला, या फिर इसी को ऐसे भी लिख देता है, देखिएगा एच अपॉन पी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पी क्या है, पी क्या है, पी को हम बोलते हैं मोमेंटम, संवेग। और इसकी वैल्यू क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। संवेग इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है। तो आपको इस फॉर्म में दे या फिर इस फॉर्म में दे, दोनों फॉर्म याद रखना है। डी ब्रॉगली इक्वेशन का क्या है, फॉर्मूला है या इक्वेशन है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ये वाला जो इक्वेशन है बोहर थ्योरी से आया था, तो ये वाला भी आपका आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया है और क्या बोल रहा है, यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 और ये 3d5। मैं इसको एनर्जी के ऑर्डर में मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10, यहाँ पे यहां तक कितने आ गए 8, 18। 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं मैं AR, फिर लिख सकते हैं 4s1 और 3d5। ये एक एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वो एलिमेंट कौन सा है, क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 24। ठीक है, ये एग्जेप्शन शो करता है अब्बा रूल से, इसलिए इसके पास 4s पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, 4s पे 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से मारता है, डी में। तो ये क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर उसने ओरिजिनल स्टेट लिख दिया है, ओके, इसको सुधार लीजिएगा आप, मैं ही सुधार देता हूँ। ओके, इसको आप कर लेना ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड स्टेट को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। मतलब इसकी ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है किसका, क्रोमियम का, देखकर ही समझ में आ जाता है। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि पूछा गया था 2012 में। क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा ऐसा सबशेल है जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल इज नॉट फाउंड। अच्छा, यहाँ पर आपको 4 सबसेल दिया था और कौन सा सबसेल नहीं पाया जाता ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूँ। पहली सेल जो होती है, जब अपन क्वांटम नंबर पढ़े थे वहां पे मैंने बताया था, इसमें 1s सबसेल हो जाती है, 1s सबसेल प्रेजेंट होती है। सेकेंड सेल में 2 सबसेल होती है, 2s और क्या होती है, 2p। ठीक है, तीसरी जो सेल होती है, तीसरी जो कक्षा होती है, उसमें 3 सबसेल होती है, 3s 3p और क्या होती है, 3d। और चौथी जो सेल होती है इसमें 4 सबसेल होती है, 4s 4p 4d और 4f। आप ध्यान से समझ लो, यहां जो उसने बोला है कि कौन सी सबसेल एब्सेंट होती है, तो भाई 4f तो है, चौथी सेल में 4f मिलती है, तीसरी सेल में 3p भी मिलती है, सेकंड वाली भी मिल गई। लेकिन देखो सेकंड सेल में ना 2d नहीं मिलती, जरा 2d नहीं होता सेकंड में। ठीक है, और वहां 2d दे दिया, 1s तो है, 1s भी है, 3p भी है, 4f भी है, लेकिन 2d नहीं है। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे याद रख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द 4s ऑर्बिटल। ओके, 4s ऑर्बिटल के लिए आपके पास क्या बोल रहा है? एक 4s ऑर्बिटल है, इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखना है। क्या लिखना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बेटा एक बात याद रखना, यहाँ सबशेल कौन सी है? एस। और एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या आती है? 0। क्या आती है? 0 आती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ के चलिए। हमने यहाँ पे L इक्वल टू 0 लिखे हो। L किसको रिप्रेजेंट करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर को, जिसको हम द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। और अगर द्विगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू मुझे पता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम निकालते हैं -L2 + L। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका बताइए? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का। अब यहाँ पे S की वैल्यू जो है, S के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो M की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे बताओ? -0 से +0 करोगे तो आपको m की वैल्यू तो 0 ही मिलेगी ना। तो यहाँ पर जो 4s ऑर्बिटल है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्या आएगी? 0। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला था देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु की बोहर रेडियस दी हुई है। पहली एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड वाली जो सेल है उसके लिए जो रेडियस है वो एंगस्ट्रॉन में कितनी होगी? चलो देख लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है R1। ये फर्स्ट रेडियस कितनी दी हुई थी उसने आपको? पहली रेडियस का जो पहली सेल की जो रेडियस है वो कितनी देके रखा है? 0.53 एंगस्ट्रॉन, ये देके रखा था। सेकेंड सेल की रेडियस निकालना था तो ये होता है R2 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0.53 इंटू n²/z। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि सेकेंड वाली जो सेल है उसके लिए अगर मैं रेडियस निकालूं तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखना पड़ेगा? 2। और z की वैल्यू कितनी रखना पड़ेगा? 1। अब n की वैल्यू 2 क्यों रख रहे हो? क्योंकि यहाँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी है? 2। और आपके पास हाइड्रोजन एटम है तो उसमें प्रोटॉन्स के नंबर कितने होंगे? 1। इसलिए z का नंबर कितना रखा? 1। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा R2 इक्वल टू 0.53 इंटू n की जगह पे क्या रखेंगे? 2। 2 पर 2 की पावर लगा दो और यहाँ पे क्या आ गया? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। तो 0.53 इंटू क्या कर दिए? 4। तो आप मल्टीप्लाई कर लो इससे, 2 2 1 2 एंगस्ट्रॉन। ठीक है जी। तो ये R2 इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 212 एंगस्ट्रॉन। 2.12 एंगस्ट्रॉन। चेक कर लो, दिया है ऑप्शन में, यस डी वाला करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कौन सा? डी वाला करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे अधिक होगी? देखो 4 आपके पास स्पेसेस दिया है, उनका बोल रहा है कि इनका वेग सेम है लेकिन इनका वेवलेंथ बताओ। तो ये आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल रहे हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए अपन ने डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़े थे कभी, लैम्डा इक्वल टू h/mv। क्लियर? यही पढ़े थे। अब यहाँ पर ना जो 4 पार्टिकल आपको दिया है, ये 4 आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन, अमोनिया, ये प्रोटॉन दिया हुआ है। तो इनमें बोल रहा है कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? तो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके दिख रही है? मास के। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? मास के। ये इक्वेशन से हमको पता चल रहा है। मतलब कहने का ये है जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा, जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कैसी आएगी? लो, या वेवलेंथ कैसी आएगी? लेस आएगी। और जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसकी वेवलेंथ कैसी आएगी? हाई। क्लियर? भाई इनवर्स रिलेशन है तो आप याद रखो ना, जिस पार्टिकल का मास ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम और जिसका मास कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो ये 4 पार्टिकल में सबसे कम मास किसका होगा? जल्दी से बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड का तो मास ज्यादा होगा, 2 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड का तो मास ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, तो इनका क्या बोलना चाहिए? मास आप ज्यादा। देखो मास आप निकालोगे तो आप किसका मास काफी सारा, इसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा आएगा, इसका सॉरी इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा आएगा। जैसे कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अमोनिया का कितना हो जाएगा आपका? 14 और 3 17 AMU इसका मास हो जाएगा। तो इनका दोनों का तो मास बहुत ज्यादा है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की केस की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की केस में किसका मास ज्यादा होगा? तो यहाँ पे मास ज्यादा होता है किसका?
प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास कम होता है। कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻34 सॉरी 31 kg। ठीक है जी। और इसका मास जो हो जाएगा ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से कैसा होता है, काफी कम होता है। ठीक है। तो मास जिसका कम होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या लगा लोगे आप, बी। क्या लगा लोगे, करेक्ट आंसर बी वाला। ठीक है। ऐसे करना था इस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है कौन सा होगा। तो बेटा आर्गन तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18। ये डी में कितने आ गए, 5। कितने हो गए, 23। और 4s में 1। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है ये क्रोमियम का है। किसका है, क्रोमियम एलिमेंट का है। किसका है, क्रोमियम। क्यों, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। और ये अब्बाउ रूल का एग्जेप्शन है। कैसा है, अब्बाउ रूल का क्या है, एग्जेप्शन है। तो अब्बाउ रूल के जो एग्जेप्शन है, हाबर रूल के जो एग्जेप्शन है उसमें जनरली होता क्या है, जैसे क्रोमियम और कॉपर की बात करते हैं तो पहले इनर सबसेल जो मतलब आउटर सबसेल जो 4s वाली है उसकी एनर्जी कम होती है, उसके बाद भी उस पे एक इलेक्ट्रॉन ही फील होता है। और जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसकी लास्ट वाली मतलब उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करता है ताकि इसका हाफ फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या हो सके, फेल हो सके। ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमियम आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, 8 नंबर पे आते हैं। ऑर्बिटल जिसमें एक ही नोड पाया जाता है, ऑर्बिटल जिसमें एक नोड पाया जाता है। तो देखो जनरली हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पी ऑर्बिटल की, जिसमें दो लोब्स जो है आपस में ज्वाइन होते हैं। किससे, एक पॉइंट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोड। क्या बोलते हैं, नोड। तो जनरली अगर हम बात करेंगे, अगर आपसे पूछेगा नोडल प्लेन निकालने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। मतलब यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए पी ऑर्बिटल हम लोग 3 टाइप के देखते हैं। कितने टाइप के देखते हैं, 3 टाइप के, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ के रखा है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, तो ये हो गया आपका पी एक्स ऑर्बिटल। इसको अगर मैंने जेड एक्सिस मान लिया है, क्या एक्सिस मान लिया, जेड, तो बेटा ये हो गया पी जेड ऑर्बिटल। और इसको अगर मैंने वाई एक्सिस कंसिडर किया है तो ये हो गया आपके पास पी वाई ऑर्बिटल। तो इन सभी में देखो ये जो लोब्स होते हैं, ये जो दो आपके पास सर्कल दिख रहे हैं ना, इनको हम लोब बोलते हैं, लोब या पाली। तो ये लोब्स आपस में जिस पॉइंट से जुड़ते हैं उसको हम नोड कहते हैं। ठीक है, नोडल प्लेन कह देते हैं या नोड कह देते हैं। ठीक है, इसको नोडल प्लेन लिख दो, यहाँ पे नोडल प्लेन दिया था, नोडल प्लेन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसको अपन क्या बोल देते हैं, नोडल प्लेन। ओके। तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन पाया जाता है, वो कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अरे कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 1s2 2s2 और 2p क्या होता है, 2 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे वैलेंस सेल में अगर हम बात करें तो 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब ये दोनों हाफ फिल्डेड होंगे कि नहीं होंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ, 2 हो गए कि नहीं हो गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर। जनरली कार्बन की ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब वो बॉन्ड फॉर्म करता है, जब वो 4 वैलेंसी शो करता है, तब ये इसको क्या करते हैं हम लोग, कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं, जिससे 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ आ जाता है। तो इस प्रकार से उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन पहले अगर ग्राउंड स्टेट की बात करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। ये कंफ्यूज कर सकता था क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, 2। मॉलिक्यूलर मास योग होता है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करूं, चलो मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो पहले मॉलिक्यूलर मास ही बता देते हैं, या मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका योग होता है, याद रखना। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, आणविक द्रव्यमान जो होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, ये देखो, ठीक है, जो आपके पास आणविक द्रव्यमान होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का योग होता है। एक और पॉइंट इस पे याद रखना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर
जो एटॉमिक नंबर होता है वो या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या पे डिपेंड करता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे डिपेंड करता है। इसको भी याद रख लेना, कभी बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया है? फर्स्ट वाला। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म बिल्कुल सही है ऐसे करके, सॉरी सही नहीं है ऐसे पूछ रहा है, मतलब करेक्ट मैच नहीं है। ओके जी, देखो जरा क्या क्या दिया है। तो देखो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, बिल्कुल सही बात है ये तो, पर ये आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने गलत मैच करने बोला है। जेम्स चैडविक सर ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, बिल्कुल सही बात है, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं होंगे। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की पोजीशन बताई थी, इसी कारण से इसको जो है न्यूक्लियर मॉडल बोला जाता है, तो ये भी सही है। रदरफोर्ड न्यूक्लियस के सॉरी रदरफोर्ड के सामने प्रोटॉन दिया है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक बात याद रखना, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। गोल्डस्टीन ने बताया था कि एटम्स में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन एटम में, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ प्रोटॉन बताया किसने था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? सारे के सारे प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं बोहर। तो बोहर ने आइसोटॉप की डिस्कवरी नहीं करी थी, ठीक है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए वाला। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो जी, कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। पहले फुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर बताता हूं आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे 4s1 और ये है 3d10, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब ध्यान से सुनना, यहां तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिखाई दे रहा है, कहां तक? ये वाला, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे जल्दी से चेक कर लो, 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे। तो इनकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? एक इनर्ट गैस जिसका नाम है आर्गन, और उसके बाद 4s1 और ये 3d10। ये अब्बर रूल का एग्जेप्शन है, इसीलिए यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें 4s में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है वो कहां चले जाता है? डी में। मतलब 4s से पहले, 4s के फिल होने से पहले एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होता है? डी में। चलो चेक कर लेते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। देख लो, चेक कर लो, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह पे करेक्शन है, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, फिर उसके बाद अपन लोग इसको आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। ओके ओके ओके, यहाँ पर जो है आप 3p क्या कर लो? 5 कर लो इसको, 3p5 बस। ओके, अब यहाँ देखो मैं फटाफट से एलिमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ पे 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन एलिमेंट होगा। यहाँ पर देखो 2 4 6 10 10 और ये 17, 17 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्लोरीन एलिमेंट होगा, ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ 2 4 6 10 और एक 11, 11 इलेक्ट्रॉन रखने वाला कौन सा एलिमेंट होता है? सोडियम, ठीक है। ओके, यहाँ पर आओ 2 4 6 10 और 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन रखने वाला एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम। तो उन्होंने क्या करे थे? 4 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए थे और उनसे उनने क्या बनाए थे? यहाँ पर क्या बना दिए थे? 4 उनने केमिकल फॉर्मूले बनाए थे और बोले बताओ कि किससे क्या बना सकते हो आप, ठीक है जी। तो अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या बना के बता रहा हूं, आपको समझने का प्रयास करना, ठीक है। ओके, अब इनको उनने अल्फाबेट नाम दे दिया था कि बोले ये जो है एल है, ये क्या है? क्यू है, ये क्या है? पी है, ये क्या है? आर है। तो चलो एक एक करके मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको समझने का प्रयास करना आप, ठीक है जी। चलिए, ओके, सबसे पहले अगर मैं चलो यहां से बात करूं, सोडियम। अगर मैं सोडियम जो है इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सोडियम की जनरल वैलेंसी कितनी होती है? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है सोडियम की? +1 होती है। क्या होती है? +1। अगर सोडियम का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाऊं, तो ऑक्सीजन जो है इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सॉरी वैलेंस शेल में 4 बोल रहा हूँ, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और चूंकि नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 होती है। क्या होती है? -2। ये जनरल वैलेंसी इसकी कितनी होती है? -2। आप क्या करेंगे? केमिकल फॉर्मूले बनाना है तो जो इनकी वैलेंसी आ रही है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको कर लो, तो ये बन जाएगा Na2O। क्या बन जाएगा? Na2O। क्लियर है? ये पहला मैंने बताया। अब देखो सोडियम को अपन ने किससे रिप्रेजेंट करे? यहाँ से P से, और ऑक्सीजन को L से।
तो बताओ सोडियम कितने यहाँ पे 2 है, तो इसको P2L लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P2L। बताओ यहाँ कहीं दिख रहा है P2L? P2L P2L P2L। ओके, देखो ये दिख रहा है P2L, एक जगह पे दिखाई दिया। ओके ओके। अब देखो क्या कहीं पे Rl बन सकता है? इसी सीरीज में देखो Rl बना सकते हो, बिल्कुल देखते हैं। मैग्नीशियम और L, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा लो। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, या मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 और ऑक्सीजन की कितनी -2, 2 से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे इनकी वैलेंसी से, तो यहां बनेगा Mg2O2, फिर 2 से 2 सिंप्लीफाई होगा तो MgO ही बनेगा। अब मैग्नीशियम को R से रिप्रेजेंट कर रहे हो और ऑक्सीजन को L से, तो भाई M के जगह पे क्या लिख दोगे आप? R, और ऑक्सीजन की जगह पे क्या लिख दोगे? L, तो Rl भी बन रहा है। ठीक है। तीसरे नंबर पे देखो, अब मेरे को ऑप्शन चूंकि मिल गया है इसलिए मैं यहीं से बना रहा हूँ। PQ बन सकता है क्या? PQ कैसे बनेगा? तो भाई सोडियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाने पे बन सकता है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1, क्लोरीन की कितनी होती है? -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनकी वैलेंसी से तो यहाँ पे NaCl बन जाएगा। अब सोडियम जो है, सोडियम को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? P से, और क्लोरीन को किससे कर रहे हैं? Q से, तो PQ भी बन रहा है। ठीक है, ये भी बन सकता है। ओके, चौथे नंबर पे देख लो। अब चौथा ऑप्शन क्या देगा? RQ2। RQ2 मतलब मैग्नीशियम के साथ उसने क्लोरीन की रिएक्शन करवाया, तो मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाया तो मैग्नीशियम +2, और क्लोरीन क्या है? -1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो वैलेंसी से, 2 से इधर, 1 से इधर, तो क्या बनेगा? MgCl2। अब बताओ Mg को किससे रिप्रेजेंट करे हो? R से, तो R तो एक ही है, और यहाँ क्लोरीन को किससे रिप्रेजेंट करे हो? Q से, तो यहाँ क्लोरीन कितने? 2 है, तो Q को क्या लिखोगे? 2, तो RQ2 बिल्कुल ये भी बन रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। तो उसने ना डायरेक्ट आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिया था, और कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आपको क्या बनाना था? केमिकल फॉर्मूले बनाना था, और केमिकल फॉर्मूले में फिर जो आपके पास क्या बोलना चाहिए, एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला आ रहा है उसको आप उन अल्फाबेट से चेंज कर देते तो आपका आंसर आ जाता। क्लियर? चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या बोला था? हाइड्रोजन के फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्या बोला था? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेग जो है प्रकाश के वेग के कंपेयर में कैसे, कितने गुना क्या बोलना चाहिए होगा करके बोला था, कंपेयर करने पूछा था। तो सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे ना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आपको याद रख लेना है। ये होता है 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, और वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आपको पता है, प्रकाश का वेग आपको पता है कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों को कंपेयर करना है हमको, ये दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो बेटा अगर मैं कंपेयर करूं तो ये दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं रेशियो लेके तो क्या होगा? तो ये 2.19 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸ तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको 3 कंसीडर करूं तो 3 से 3 अगर सिंप्लीफाई करें, केवल हम मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पर 10⁻⁶ और 10⁻⁸ क्या है? आपका 8 है। तो ये 10⁻⁸ को मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से समझना, 10⁻⁶ इंटू 10⁻²। तो ये 10⁻⁶ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा? 1/10⁻² को क्या लिख सकते हैं? 100। तो 1/100 यहाँ पर आप ऐसे लगा सकते हो। अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा हूँ आपको मैं, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका क्या लग जाएगा? बी वाला। क्या लग जाएगा? बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या बोल रहा है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये जो है कॉन्सेप्ट किसके द्वारा बताया गया था? तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट था वो बताया गया था यहाँ पर किसके द्वारा? पाउली के द्वारा। किसके द्वारा? पाउली के द्वारा बताया गया था। तो पाउली ने बोला था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, जिनकी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर जो है वो क्या हो सकती है? सेम, लेकिन एक क्वांटम संख्या में डिफरेंस जरूर होता है।
फिर आया था हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल में क्या बताया गया था कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी होती है जब सभी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में आप एक एक इलेक्ट्रॉन फील करा सकते हो सेम स्पिन पे। ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हमने पढ़े थे। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम कोई पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक ही टाइम पे एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, अगर आपने उसकी मोमेंटम सही बताई है तो उसकी पोजीशन आप अनसर्टेन बताएंगे, और अगर मोमेंटम सॉरी अगर पोजीशन आपने सर्टेन बताई है तो उसके मोमेंटम आप अनसर्टेन ही बताओगे। क्लियर है? तो ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल था। लेकिन अभी जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या पूछा था, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये पाउली ने क्या बोलना सी बताया था। ठीक है जी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला था, एक तत्व की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 है, तो उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, कौन से ग्रुप एलिमेंट हैं, अगर आपको ग्रुप एलिमेंट पता थे तो आपका आंसर आ जाता। 16 ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है कितने, -2। 16 ग्रुप एलिमेंट। अब 16 ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बताइए। तो 16 ग्रुप में आपके पास ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम और पोलोनियम होते हैं। तो इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। और यह मैक्सिमम एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन मेटल, तो ये जनरली 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी कारण से इनकी जनरल वैलेंसी जो है, या जनरल वैलेंसी इनकी क्या होती है, -2। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पूछा था तो कितने आ जाएंगे, 6। आप लिखकर भी देख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो आप लिखकर देख सकते हो। जैसे मैंने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना लिखा, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और ये 2p क्या हो गया, 4। तो यहाँ देखो कितनी पावर लगी है, 6 ना, इसलिए इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6। ठीक है जी, और इसी कारण से इसकी वैलेंसी जो है वो -2 हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब इसके पास प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने, 6 है। ठीक है, प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 6 है। ठीक है जी, तो कार्बन एलिमेंट याद रखना, कार्बन। देखो ये दिया हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते से आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट 18 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस संक्रमण धातु के अंतिम कोष के s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और ये भी अब्बा रूल का एग्जेप्शन है, ये जो क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो हमारे पास जो है ना, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, पैलेडियम। अब देखो पैलेडियम कैसे अपन लाते हैं, ध्यान समझना, मैंने आंसर तो आपको बता दिया है। मैं 3D सीरीज में जैसे बात करूं, निकिल, कॉपर और क्या होता है, जिंक। निकिल, कॉपर और जिंक। वैसे ही ये 3D सीरीज के लास्ट के एलिमेंट मैंने लिखा हूं, वैसे ही 4D सीरीज के लास्ट में जो है, यहाँ पे पैलेडियम होता है, सिल्वर होता है और यहाँ कैडमियम होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 28, 29 और ये क्या है, 30। तो ये होता है 46, ये होता है 47 और ये क्या होता है, 48। ठीक है, जितने की जरूरत है उतने ही बात कर रहे हैं। इसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, 3D सीरीज में आउटर सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 4s3d। क्या होता है, 4s3d। और इसके आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s4d। क्या होता है, 5s4d। क्लियर है क्या? ओके, तो देखना ध्यान से, निकिल की आउटर सेल जो होती है इसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 8। कॉपर में 4s में 1, 3d में कितने हो जाते हैं, 10। और जिंक में 4s में 2 और 3d में कितने हो जाते हैं, 10। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे 5s और 4d लिखना है सबके नीचे, पहले आपको 5s और क्या लिखना है, 4d। ये 5s और क्या लिख दिए, 4d। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन फील कराना है, तो होता क्या है कि ऊपर जैसे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं निकिल में, और डी में कितने जा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके जस्ट ग्रुप में पैलेडियम है, तो इसमें भी ऐसे ही होना था। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे 5s में 0 इलेक्ट्रॉन और 4d में 10 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसलिए ये जो है अब्बर रूल का एग्जेप्शन भी है। ये अब्बर रूल का क्या है, एग्जेप्शन भी। तो इसको याद रखना, ऊपर वाले ग्रुप का जो, ऊपर वाले एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नीचे वाले एलिमेंट को फॉलो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। वैसे सिल्वर का भी याद रखना, 5s1 और 4d क्या होता है, 10। ठीक है, ये भी एग्जेप्शन है। फिर यहाँ पे 5s2 और 4d क्या हो गया, 10। तो हमारे पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है अभी, तो इसको याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैलेडियम। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आ जाता है, 19। क्या बोला था, देखिएगा, क्वेश्चन ने बोला था एलिमेंट्स। अच्छा, अच्छे से पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, तत्वों के निम्नलिखित में से कौन से युग्म में इलेक्ट्रॉन के सममित वितरण के कारण स्थिरता प्राप्त करने के लिए विसंगति पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कहना ये चाह रहा है कि जो अब्बर रूल के अकॉर्डिंग
कौन से ऐसे एलिमेंट है जो अब्बाउ रूल के अकॉर्डिंग उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि अब्बाउ रूल में क्या बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे फिर अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे, लेकिन ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है। तो बेटा यहाँ 4 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दिया था उसने 27, 29, 24 और 22। तो आपको पता है 30 तक एलिमेंट में दो कॉन्फ़िगरेशन या दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अब्बाउ रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो क्रोमियम और क्या है, कॉपर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 24। क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला दिया था, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं AR 4s1 3d5। देखो पहले 4s भरना था लेकिन उसके पहले डी में इलेक्ट्रॉन चले गया। कॉपर, कॉपर 29, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं AR 4s1 और ये 3d क्या लिखते हैं 10। ठीक है, यहाँ पे भी 4s फिल हुआ नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए नहीं और डी में 1 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इनमें एरर है, ये अब्बाउ रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जरा 29 और 24 नंबर पे Q और R है, तो Q और R ढूंढ लो आप। Q और R देखो डी में दिख रहा है आपको, किस पे दिख रहा है, डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वांटम नंबर आपको दिया है n = 4। क्या बोल रहा है इसमें, स्पिन क्वांटम नंबर -12 रखने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेटा अगर मैंने आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया है तो उसमें आपको मैंने बताया था कि अगर आपको सेल का नंबर दिया है तो इस पे सबसे पहली बात, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो क्या था, 2n²। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4, तो 2 × 4²। 4² मतलब 16 हो गया और 16 × 2 कितना हो गया, 32। मतलब जो आपके पास 4th नंबर की सेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 32। और 32 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर बच्चों एक बात याद रखना कि यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन और ये 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उसको दो हाफ पार्ट में बांट दो। अब ये जो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर +12 आ गई। और ये 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे, इसलिए इसकी स्पिन क्वांटम नंबर क्या आ रही, -12 आ रही। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो उसने हमको ये पूछा था कि स्पिन वैल्यू -12 रखने वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 16 होंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16। ठीक है जी, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 पे। अच्छा, यहाँ पर ये की एलिमेंट है, इसमें डबल बार प्रिंट हो गया ये। ओके, देखिए जरा क्या दिया था, जर्मेनियम दिया था, उसका एटॉमिक नंबर दिया है 32 और एटॉमिक मास दिया था 76। आपको बोला है सम न्यूट्रॉनिक बताओ। अब सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या होते हैं, सेम। ऐसी स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन के नंबर क्या होते हैं, सेम, उनको सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे पहले पता लगाओ आप कि जो जर्मेनियम आपको दिया है इसमें न्यूट्रॉन कैसे होते हैं। तो न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालते हो आप, तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ पे एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करो तो न्यूट्रॉन के नंबर आ जाएंगे। तो बताओ 6 - 2 करो कितना आ जाएगा, 4। और 7 - 3 करो कितना आएगा, 4। तो न्यूट्रॉन के नंबर ये क्या है, न्यूट्रॉन। ये किसके नंबर निकाला हूं मैंने, न्यूट्रॉन, क्योंकि मेरे को सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज देखना है। ठीक है जी, तो ये न्यूट्रॉन के नंबर मैंने कितने निकाला, 44। क्लियर। अब जर्मेनियम के पास अगर न्यूट्रॉन 44 है तो ये जो 4 स्पीसीज आपको दिया हुआ है वो 4 स्पीसीज में कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसमें 44 न्यूट्रॉन आएंगे, वही उसका सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, मैं सीधे जो आंसर है उसी पे बात कर रहा हूँ। आर्सेनिक यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर उसने दिया है 33 और एटॉमिक मास कितना दिया है, 77। तो बेटा यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन देखना चाहें तो कैसे निकालते हो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो 7 से 3 गया तो कितना बचा, 4। फिर 7 से 3 गया तो कितना बचा, 4। मतलब इसमें जो न्यूट्रॉन के नंबर आ रहे हैं आर्सेनिक वाला जो आपको यहाँ पर स्पीसीज दिया था उसमें जितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं वो किसके बराबर है, जर्मेनियम के। इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन जो सेकंड नंबर पे जो आ रहा है वो क्या है, देखो। एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसकी वेवलेंथ हमको क्या है पता करनी है, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के वे मास के समान है बोल रहा है, और इसकी वेलोसिटी उसने दी है और एच की वैल्यू भी उसने दे दिया है। तो आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर लाना है। क्या क्या दिया है, चलो चेक कर। आपको उसने सबसे पहले वेलोसिटी दिया है, कितनी दिया है, 4.10 इंटू 10⁻⁷मीटर/सेकेंड, ये वेलोसिटी दे दिया। ओके जी, क्या फाइंड करने बोल रहा है, वेवलेंथ।
ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डी ब्रोगली इक्वेशन लगेगा। एच की वैल्यू तो आपको पता ही है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है, ठीक है, वो मैं डायरेक्ट रखूंगा। तो एच अपॉन एम वी, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा बच्चों। तो ये फॉर्मूला लगाओ, वेवलेंथ आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो बताओ लेमडा इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी रखा है, 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है जी, ओके। हाँ, देखिए अब एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन मास जो बोला था उसने वो इलेक्ट्रॉन के मास के समान बोला था। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और वेलोसिटी कितनी देके रखा था, तो 4.1। सॉरी, यहाँ 10⁻⁻7 कर लेना ना इसको, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 7 है ना, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब यूनिट से यूनिट काट के देख लो, कोई यूनिट कट रही क्या, अगर यूनिट कट रही तो काट देते हैं। केजी से केजी कट जाएगा, एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कटेगा। मतलब वेवलेंथ जो है वो मीटर में आएगी और आंसर सारे किस में दिया है, मीटर में। चलो एक चीज तो क्लियर हुई। अब ये देखो 9.1 इंटू 4.1 कर लो, तो जो वैल्यू आएगी उसको अपन नीचे लिख देंगे। यहाँ पर देखो, अब थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए लेमडा इक्वल टू यहाँ पे ऊपर क्या है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू, देखो ये बेस सेम है, पावर सेम साइन की तो जुड़ जाएगी। तो 31 से अगर 7 माइनस, सॉरी सेम साइन में है तो जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, 39। तो ये जब 39 है, 10⁻⁻39 को जब ऊपर लेके जाओगी तो प्लस में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो 10⁻⁻39 से ही हो जाएगा +39। ये ऊपर लेके आ गया मैं। अभी नीचे जो दो वैल्यू है उसको आप अगर मल्टीप्लाई, सॉरी सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करके इसको लिख लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 37.31, 37.31 ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, 4.1 और 9.1 को आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब ये जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बेस सेम है, पावर अपोजिट साइन की, तो माइनस कर दो। तो 39 से क्या बोलना चाहिए, आप क्या कर लो, 39 से आप क्या कर लो, 34 को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 5। कितना बचेगा 5, कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, एक बेटा। हम्म 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 हम्म, हम्म, 1.7। 1 सेकेंड, कहीं पे डेटा मैंने शायद, ओके 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 ओके, हाँ अच्छा, सॉरी वो माइनस नहीं है ना, ये माइनस नहीं, मैंने माइनस लगा के गड़बड़ कर दिया है। ये माइनस नहीं, तभी एग्जिट में आंसर यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। ओके, यह माइनस नहीं आएगा, ये माइनस नहीं है। ये वाला जो अपन ने फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया ना, 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, ये तो कट गया था। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये वाला थोड़ा सा फॉर्मूला, ये यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर से देखो जरा। लेमडा इक्वल टू, यहाँ तक ठीक है, वो पावर के कारण गड़बड़ हो रही थी। तो 31 से देखो, अब बेस सेम है, पावर अपोजिट आएंगे तो ये माइनस होगी, तो ये माइनस कर दो यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे बचेगा 4। क्या बच जाएगा 4, है ना, 4 और ये 2, 24 बचेगा। ठीक है, नीचे 10⁻⁻24 जब ऊपर जाएगा तो प्लस पे आएगा। लेकिन अभी मैं पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसी को देखो जरा ध्यान से। अब यहाँ पे नीचे मैंने कितना लिखा था अभी, 37.31। ठीक है, ऊपर जो है 6.6 है, अगर मैं इसको 66 लिखूं तो ये 10⁻⁻35 इसको लिख सकते हैं, -35 लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे क्या आ गया आपका 10⁻⁻24। ओके, ये है। अब ये 66 को जब आप 37.31 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 1.78 के अप्रोक्सीमेट आएगा। और ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो यहाँ क्या बचा है, 10⁻⁻35 इंटू ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो बताओ ये 10⁻⁻+24, तो 35 से 24 माइनस करोगे, 35 से 24 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो ये हमारे पास मीटर में आ जाएगा और ये करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा सी में। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आपको किसमें मिल जा रहा है, सी में मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये एनर्जी निकालने के लिए पूछा था इलेक्ट्रॉन की। देखो निम्न स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की
परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब यहाँ ग्राउंड स्टेट में बोल रहा है तो ई एन, यहाँ जो एन की वैल्यू इसको 1 रख देते हैं। कितनी दी हुई थी वैल्यू? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट जो आपके पास ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी है ये वाली, इतनी देख के रखा था। फिर क्या बोल रहा है, प्रथम एक्साइटेड स्टेट में, प्रथम एक्साइटेड स्टेट है बोले तो n इक्वल टू 2, ये ग्राउंड स्टेट है बोले तो ये n इक्वल टू 1। फर्स्ट सेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी इतनी आ रही है, सेकेंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी एनर्जी कितनी, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगेगा E2 इक्वल टू -13.6 इंटू, यहाँ पे आपको याद रखना है जेड स्क्वायर अपॉन क्या होता है एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो Z की वैल्यू तो कितनी होने वाली है 1, और N की वैल्यू कितनी है, सेकेंड ऑर्बिट है तो N की वैल्यू कितनी है 2 है, तो वैल्यू पुट कर लो। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -13.6। अब Z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो -13.6 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4, तो 4 से सिंप्लीफाई कर लो, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगी आपकी एनर्जी, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी इतनी आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लो आंसर पे दिया है कि यस, आंसर पे दिया है यहाँ पे सी नंबर वाला, सी नंबर वाला करेक्ट आंसर है आपके पास। ठीक है जी, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अपन क्या देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें फॉर्मूले डायरेक्ट लग रहे हैं, फॉर्मूले को देखकर अपन मतलब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपन आंसर लेके आ जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले क्लियर चाहिए थोड़े से आपको यहाँ पर जो पूछे जा रहे हैं, जैसे एनर्जी वाला हो गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन वाला फॉर्मूला, वो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे। 24 निम्नलिखित में से किस डी ऑर्बिटल का एक अलग शेप होता है, तो बेटा यहाँ पे याद रखना डी ऑर्बिटल जो है यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो पहला जैसे दिया उसने डी वाई जेड, डी वाई जेड कैसे बनता है, तो एक अपने पास वाई एक्सिस होगी और एक अपने पास जेड एक्सिस होगी। अगर डी ऑर्बिटल के दोनों लोब्स जेड और वाई एक्सिस के बीच में बनते हैं तो इसको अपन डी वाई जेड बोल देते हैं। बी आपके पास क्या है डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, इस पे भी दो एक्सिस होगी, एक एक्स एक्सिस और एक क्या होगी वाई एक्सिस, एक क्या होगी वाई एक्सिस। ठीक है, अगर डी ऑर्बिटल के दो लोब्स जो हैं डी ऑर्बिटल की जो दोनों लोब्स हैं, जो दो डंबल है, वो अगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बने तो इसको हम डी एक्स वाई बोल देते हैं। सी वाला जो ऑप्शन दिया था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है दो एक्सिस, उसमें एक एक्स है और एक क्या है वाई। अब अगर दो डंबल जो बन रहे हैं उसमें से एक डंबल एक्स एक्सिस पे और एक कहाँ बन रहा है वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलते हैं। और लास्ट में दिया था डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर में एक ही एक्सिस होती जेड, इसी में दो डंबल फॉर्म हो जाते हैं, तो आंसर आपका डी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सिस में दो ऑर्बिटल, एक ही एक्सिस में दोनों के दोनों डंबल जो हैं ये एक ही एक्सिस पे बन रहे हैं, बाकी में देखो दोनों एक्सिस के अराउंड बन रहे हैं, मतलब दो एक्सिस कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही एक्सिस पे काम हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे, या आप इसको ऐसे भी बोल चलो चल जाएगा इतने में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राउंड स्टेट में आयरन का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 तक तो सेम रहेगा, 4s2 और ये 3d क्या होता है 6, जितना एटॉमिक नंबर वैलेंस शेल की s और d में उतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इतना सा याद रख लो। 4s पे 2, 3d पे 6, देख लो कहीं दिख रहा है क्या आपको, 4s पे 2, 3d पे 6, ये देखो पहला वाला आंसर, आर्गन 3d6 4s2, क्लियर है, आर्गन 4s2, आर्गन 4s2 3d6, वहां पे पहले डी सबसेल को पहले ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते आगे, नाइट्रोजन में कितने परमाणु का वेट जो है वो 28 यूनिफाइड मास होता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। तो बेटा नाइट्रोजन जो है, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 40 यू, या इसी को 40 AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। और अगर N2 की बात करेंगे तो बेटा दो नाइट्रोजन है तो 14 + 14 है ना, तो कितना हो जाएगा 28 U, या इसी को 28 AMU भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितने परमाणु का वजन बोला है ना नाइट्रोजन के, कितने परमाणु का वजन बोला था, तो कितने परमाणु है नाइट्रोजन के, दो,
कितने हैं 2, तो यहाँ आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा ए। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 27 पे, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम आयन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा था। तो सबसे पहली बात कि यूरेनियम जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 92। कितना होता है 92। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप एग्जाम में अगर आपको ऐसे बड़े क्वेश्चन आ गए तो उसके लिए ना आपको अब्बा रूल क्लियर चाहिए, जिसके थ्रू अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो चलो मैं इसका आपको 92 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले फिल करके बताता हूँ, फिर उस पर शॉर्ट पे अपन करेंगे इसको, ठीक है जी। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था एस से एस में फिल करते हैं, फिर पीएस से पीएस पे फिल करते हैं, फिर डीपीएस से डीपीएस पे फिल करते हैं। इसको याद रखना है, ट्रिक कैसे बता रहा हूँ। फिर एफडीपीएस से एफडीपीएस पे इलेक्ट्रॉन को फिल कराया जाता है। अब बात आती है कि इनके सामने जो सेल का नंबर है वो कैसे फिल करोगे। तो एस के सामने, पहले एस के सामने 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर क्या आ गया 8। पहले पी के सामने आता है सेकंड नंबर, फिर आगे अल्टरनेट बढ़ा दो 3, 4, 5, 6 और ये आ गया 7। पहले डी के सामने क्या आ जाता है 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आ गया 5, फिर क्या आ गया 6, ऐसे डी भी फिल हो गया। पहले आपके सामने क्या आता है 4 और उसके नेक्स्ट वाले के सामने क्या आ गया 5। ओके, अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो एस में 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2। यहां तक पहले देख लो, ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये 10, 20, ये 30, 38, 48, 48 और 2, 50, ये 56, 56 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। यहाँ पे आ गए 14, 56 और 14 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जी आपके पास 60, सॉरी 70। कितने हो जाएंगे 70, 70 हो गए। और ये 10, 80, 86 और यहाँ पे 2। ओके, यहाँ पे 80, 88। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन है तो 88 हो गए। 88 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए। अच्छा, आप यहाँ पे याद रखना, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे 70, यहाँ तक हो गए थे आपके 70 और ये क्या हो गया 80, और ये 6 अगर आप ले लेते हो तो ये हो जाएंगे 86। क्या हो जाएगा 86। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 10, 20, 30, 38, 48, 50, 56, 56 और 14 कितना बोले थे अपन ने 70 और ये 80। अच्छा, यहाँ पे ना 86 नंबर का अपना एक नट गैस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं रेडॉन। तो ये जो यहाँ तक मैंने लिखा हुआ ये रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन किसका है, रेडॉन का। अब रेडॉन के पास तक यहाँ पर 86 नंबर के इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। तो एग्जामिनर ना इतना ना लिख के वो सीधे रेडॉन लिख देता है। अब क्या आया आपके पास 7s, 5f, 6d। लास्ट में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, वो लास्ट में आपको दिखाई भी दे रहा है। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है 92 करने के लिए, तो मुझे 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो यहाँ पे होता है क्या, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है 7s2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पर 5f में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब वो थोड़ा चर्चा का विषय है। तो 5f में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं और डी में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप जब लिख के देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5f में 3 इलेक्ट्रॉन और डी में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 86 और ये कितने इलेक्ट्रॉन 6, टोटल कितने हो गए 92। अब बेटा ये तो आपने किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लियो, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये तो आपने यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 92, लेकिन उसने आपको क्या बोला था, यूरेनियम 3+ आयन बोला ना। तो यूरेनियम 3+ आयन का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, वो भी लास्ट सेल के रिमूव होंगे। तो सबसे लास्ट सेल कौन सी यहाँ पे 7s। तो 7s से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, और इसके बाद इनर सेल इसकी कौन सी हुई ये, तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 1, और उसके अंदर कौन सी है 5f। तो सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बाहर वाली सेल के पहले निकालते हैं। तो 7s से 2 निकलेगा, डी में 1 निकलेगा और बच्चा क्या रहेगा 5f। तो यहाँ रेडॉन ये हो जाएगा आपके पास 7s0, 5f3 और ये 6d0। ये कॉन्फ़िगरेशन आपका आएगा किसका, यूरेनियम के 3+ आयन का, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लो, पहला ही वाला आंसर है, देखो पहला ही वाला आंसर यहाँ 6d0 है ना, ऊपर लगा हुआ है एक्चुअल में।
तो देख लेना 7s0 6s0 5f3 ये ऐसे दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपके पास ये है। तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड जो है ये सिंपल करने के लिए मैंने बताया था, इसको अच्छे से आपको आना चाहिए। ये बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या बोल रहा था, एक प्रोटॉन की स्थिति मापने की अधिक अच्छा पोजीशन में जो है अनसर्टेनिटी कितनी दिया है 2 इंटू 10⁻⁻6 दिया है। इस प्रोटॉन की गति मतलब वेग को मापने में न्यूनतम अनिश्चितता ज्ञात करे। अच्छा देखो एक प्रोटॉन है जिसका उसने पोजीशन अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन दिया था 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर और वेग में अनिश्चितता ज्ञात करना है, तो डेल भी हमको फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अच्छा प्रोटॉन को उसने मास भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन फॉर्मूला लगाते हैं। तो डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन 4 इंटू 4 पाई इंटू एम डेल एक्स, ये फॉर्मूला बनता है बेटा। ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है किसका, वेग में अनिश्चितता निकालने का। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से इक्वेशन आई हुई है। ठीक है, यहाँ पर अपन अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल वी इक्वल टू एच की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है जी, आते हैं आगे। ओके, अब पूरी वैल्यू पुट करो। 4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इंटू मास दिया था कितना 1.6 ही रखो इसको, इंटू 10⁻⁻27 केजी दिया हुआ था। और डेल एक्स की वैल्यू कितनी दिया है 2 इंटू 10⁻⁻6। ओके जी, और वो मीटर में है। अब पहले तो यूनिट काट लो, कोई यूनिट कट रही है क्या, यहाँ पे देखो जरा यूनिट देखो, केजी से केजी कट जाएगा, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। आंसर मीटर सेकेंड इनवर्स में आ रहा है, यस मीटर पर सेकेंड में आंसर आ रहा है। ठीक है जी, अब वैल्यू जो आपको दी है उसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये वैल्यू जो आपको दी है इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करोगे चारों को तो 40.19 आएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आगे। तो ये डेल वी इक्वल टू यहाँ पर अगर मैं 6.6 को 66 लिख दूं तो एक माइनस की पावर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड यहाँ यूनिट बची हुई है। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नीचे आपकी वैल्यू है, ये जो नंबर है, इनको मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 40 पॉइंट ये आ जा रहा है बेटा कितना 19। ओके जी, ठीक, इनटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा यहाँ पे, बेस तो सेम है, पावर अपोज सेम साइन की तो जुड़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 33 माइनस 33। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, कैसे सिंप्लीफाई किया, अगर मैं 40.19 है इसको अगर मैं 4 लिख दूं तो एक 10 एक माइनस की पावर यहाँ से आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि 66 इंटू 10⁻⁻35 है, यहाँ पे अगर मैं इसको 4 इंटू 019 लिख दूं तो यहाँ से एक जो है 10 निकलेगा बाहर, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये 10 से ये वाली जो बेस है, ये वाली जो पावर एक माइनस कर दो तो ये -32 हो जाएगा। अब ये 4 से सिंप्लीफाई होना करना अपने लिए इजी हो जाता है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1, तो यहाँ बचा 2 6 बचेगा 2 4 5 20। ओके, यहाँ देखो ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻32 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस पे पावर आएगा, तो 35 से 32 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा बताओ 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक नंबर पहले अगर मैं यहाँ पे दशमलव लगाऊं 1.65 इसको करूं तो ये 10⁻² आ जाएगा। क्या आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। देखो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, देखो फटाफट से। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें 10⁻² मीटर पर सेकेंड या वैल्यू आ रही है 1.65, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास आंसर आ चुका है, अप्रोक्सीमेट आपके पास आंसर आ चुका है 1.58 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 29 पे क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित में से एक अच्छा एक सबशेल है, एक सबशेल के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन कौन देगा। तो बेटा द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजिमुथल क्वांटम संख्या जो है बिल्कुल सबशेल के बारे में जानकारी देती है, मतलब ये तो पहला वाला आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा सबसेल की सेप को भी बताती है, सेप को भी बताती है एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये भी सही है, लेकिन ओरिएंटेशन को नहीं बताती, ओरिएंटेशन को तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर में आपको क्या लगाना है, फर्स्ट और सेकंड लगाना है, मतलब पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे उसने सबशेल के बारे में पूछा था कि सबशेल के बारे में 3 कंडीशन दिया था और बोला था कौन सी क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेगी उसको, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करती है, साथ ही साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो उसकी सबशेल की शेप को भी रिप्रेजेंट करती है। मतलब एस सबशेल गोलाकार होता है, पी सबशेल डबलाकार होता है, डी सबशेल डबल डबलाकार होता है। तो ये कौन बताता है आपको? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको द्विगंशी क्वांटम संख्या हम लोग कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है? सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर समान होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है ऐसा बोला है। तो चलो फटाफट से देखते हैं। पहले ऑप्शन में आते हैं, N3 माइनस दिया है, S2 माइनस दिया है और Cl माइनस दिया है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका होता है 16, इसका होता है 17। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। अब यहाँ पे समझना, आप यहाँ थोड़ा समझने वाली बात क्या है बेटा, जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन तो है, उसके बाद अगर उस स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज लग गया मतलब उतने इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए। मतलब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 और जुड़ गए तो कितने हो गए? 10। सल्फर के पास 16 थे, 2 और जुड़ गए, कितने हो गए? 18। क्लोरीन के पास 17 थे पहले से, एक और जुड़ गया तो कितने हो गए? 18। क्या तीनों में सेम इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो आंसर हमारा यही होगा कि ये तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कब होते हैं? जब तीनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? चलो सेकेंड ऑप्शन देखो फटाफट से, मैं इनको भी बता देता हूँ, जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। देखिएगा जरा, बोरॉन 3+, हीलियम और लिथियम प्लस। अब इनका एटॉमिक नंबर देखो, बोरॉन का 5, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3। जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस इतना याद रखना है कि माइनस चार्ज लगेगा तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, प्लस चार्ज लगा तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो यहाँ देखो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे जी? 2। ओके, यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और कोई चार्ज ही नहीं लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एक प्लस चार्ज लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना 3 में से, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए? सेम। ये तो सब इलेक्ट्रॉनिक है, ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड, N3 माइनस, नियॉन, Mg2+। अब देखो जरा इनका एटॉमिक नंबर बताएंगे फटाफट से। सबको पता है नाइट्रोजन का 7, नियॉन का 10 है और मैग्नीशियम का है 12। ओके, यहां देखो अभी कॉन्सेप्ट बताया, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन तो है, नेगेटिव चार्ज लगा तो उतने इलेक्ट्रॉन और जुड़ेंगे, तो साथ में 3 जुड़ गए तो कितने हो गए? 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, कोई भी चार्ज नहीं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो 12 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, लेकिन 2 प्लस चार्ज लगा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? कम। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। तो ये भी देखो सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आंसर नहीं हो सकता। लास्ट पे आओ, Cl माइनस, P3 माइनस और Ar। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, फास्फोरस का 15 और आर्गन का कितना होता है? 18। ओके, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, साथ में नेगेटिव चार्ज लगा है मतलब उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो 17 के साथ एक जोड़ो तो कितने हो गए? 18। यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन पहले से, 3 और जुड़ गए तो कितने हो गए? 18। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 18 है और कोई चार्ज नहीं, तो जितना चार्ज नहीं है तो जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 31 नंबर पे, देखो जरा ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ओके, देखो जल्दी जल्दी से, ज्यादा बचा नहीं है क्वेश्चन, थोड़े ही क्वेश्चन बचे होंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला था? किस स्टेट में एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी खोए एक परमाणु के चारों ओर घूमते रहता है? वो होती है नॉर्मल, मींस ग्राउंड स्टेट होती है, उसी को अपन नॉर्मल स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आधार अवस्था बोल दिया उसने, ग्राउंड स्टेट एक्चुअल में, इसको आप लिख लेना, मैं इसको लिख देता हूँ यहीं पे सुधार के। ओके, इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हो गया, या इसी को नॉर्मल स्टेट भी बोला जा सकता है। तो इसलिए हमारे पास दो आंसर यहाँ पे सही है, ए और सी, और यहाँ बोथ दिया है उसने, मतलब दोनों को दे दिया है साथ में। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है ना यहाँ पे ये नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, ओके, एक मिनट, थोड़ा सुधार ही देता हूँ इसमें यहाँ पर। ये बेस को सुधार लेना है, इसको ग्राउंड लिखते हैं, बेस को सुधार लेना, ग्राउंड कर लेना। ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको।
ओके, तो यहाँ पे जो है ना दोनों स्टेट आ जाएगी, नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट। तो आंसर आ जाएगा क्या, डी। इस स्टेट में जो है इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी खोए जो है एटम्स के सराउंडिंग में ये ऑर्बिट में घूमते रहता है। नेक्स्ट 32 क्या बोल रहा है, किस स्टेट में एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी खोए एक परमाणु के चारों ओर घूमता रहता है। तो यहाँ ग्राउंड स्टेट तो अपन ने बोले थे। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा आंसर आप अप्रोप्रिएट लगाओगे और क्यों लगाओगे वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। 32 देखो जरा, आपने जब कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में क्या होता है, हम लोग जब कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो लास्ट वाला सबसेल देखना, लास्ट वाले सबसेल पे आते हैं। तो लास्ट वाले सबसेल पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखो 3s पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। यहाँ पे 3s पे कितने, सॉरी 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3। यहाँ पे देखो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1। और यहाँ पे 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। तो ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर देखो, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में देखो, ये यहाँ से यहाँ पर मूवमेंट कर सकता है, फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। इसको मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शन प्रेजेंट है, बोल सकते हैं आप, मैक्सिमम ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे 2 ऑर्बिटल और खाली हुए तो वो यहाँ पे भी मूवमेंट कर सकता है, यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन जनरेट नहीं होगी, यहाँ पे नहीं हो सकती। और यहाँ पे भी उसको एक ही ऑर्बिटल खाली मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको 2 ऑप्शन मिल रहा है, मतलब 2 ऑर्बिटल यहाँ पे उसको वैकेंट मिल रहे हैं। मतलब ये जो 3p1 का कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन शो करने वाला जो एलिमेंट होगा, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा फ्रीली मूवमेंट करेगा बिना एनर्जी लॉस किए। तो यहाँ पे सी वाला जो है कॉन्फ़िगरेशन आपका करेक्ट लगा सकते हैं। 33 नंबर पे देखो क्या बोल रहा था, बोर के मॉडल के अनुसार निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पहले नंबर पे आओ। पहले नंबर पे बोल रहा है यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ग्राउंड स्टेट से उच्च ग्राउंड स्टेट में जा रहा है तो विकिरण ना तो उत्सर्जित होगी ना तो अवशोषित होगी। तो गलत बात है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, मतलब पहले से दूसरे पे जा रहा है मान लो, तो भाई यहां से इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी का अवशोषण करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे में आओ, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो विकिरणों को क्या करता है, उत्सर्जन करता है। बिल्कुल सही है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है हाई ऊर्जा एनर्जी से या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे आएगा तो यहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल जो है उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है, वहां से जब लो एनर्जी लेवल पे आएगा तो उसको ऊर्जा वहां पे कम चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला क्या है, ऑप्शन करेक्ट है। तीसरे नंबर पे आओ, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे आ रहा है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। नहीं भैया, वो अवशोषण थोड़ी ना करेगा, ये तो उत्सर्जन करेगा। गलत बात हो गई ये भी। यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गति करता है तो विकिरण उत्सर्जित करता है, नहीं अवशोषित करता है। गलत है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, बी आपका, इसको नोट डाउन कर लेना। 34 देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर अवस्था में पूर्णांक संख्या होती है जिन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। एल्यूमिनियम के लिए इस संख्या का उच्चतम मान क्या होगा। वो क्या बोलना चाह रहा है उसको समझिए। यहाँ पे उसने कुछ क्वांटम नंबर दिया और उनके सामने वैल्यू दे दिया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। लास्ट वाली सेल का नंबर क्या है, 3 है। लास्ट वाली सेल का नंबर क्या है, 3 है। और लास्ट वाली सेल को जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते थे। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या मेन क्वांटम नंबर लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करना। यहां पर मैं थोड़ा सा सुधार कर देता हूं, ध्यान सुनना, थोड़ा सा हम यहाँ पे सुधार कर देंगे। ये मेन को लिखना है प्रिंसिपल, ये मेन को लिखना है प्रिंसिपल, और ये बाइनरी को लिखना है एजीमुथल। ये बाइनरी नहीं है, ओके। तो स्टार्टिंग में जो 2 क्वांटम नंबर अपन ने लिखे हैं ये वाले, इसको भी प्रिंसिपल लिखेंगे। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं। और ये है एजीमुथल जिसको हम द्विगण सी क्वांटम नंबर बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर।
ठीक है। तो ये जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ रही है, मतलब लास्ट सेल थर्ड नंबर के एल्यूमिनियम के पास, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी लिखोगे? 3। कितनी लिखोगे? 3। क्या दिया हुआ है? तो यस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 3 एल्यूमिनियम के लिए। और एजीमुथल क्वांटम नंबर देखो, लास्ट वाली सबसेल कौन सी है? पी। तो लास्ट वाली सबसेल अगर पी है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 आ सकती है। ठीक है, पी सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ सकती है? 1। तो यहाँ एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो 2 दिया है या तो 3 दिया है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटिनाइज एनर्जी स्टेट और वेव फंक्शन के लिए करेक्ट क्वांटम नंबर है? तो बेटा इसमें ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आ जाएगा, इसको सुधार लेना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर सुधार लेंगे आप। और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों के तीनों जो है क्वांटिनाइज एनर्जी स्टेट और वेव फंक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये इससे रिलेटेड नहीं होती, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। ए, बी और सी जो है ये तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आता है? क्वेश्चन नंबर आ रहा है 36। क्लोरीन नेचर में दो आइसोटॉप्स के फॉर्म में पाया जाता है जिनका हमको मास दिया हुआ है 35 यूनिफाइड और 37 यूनिफाइड। इसको याद रखेंगे, इसमें अगर रेशियो पूछ रहा है, आपको रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो आप हमेशा याद रखना 3:1। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर ये आ जाएगा 3:1। तो ये हो गया आपका सी वाला करेक्ट आंसर। सी वाला क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हमने बेटा पीएनएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने भी थे सारे के सारे अटेम्प्ट किए। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं, आप इसको प्रॉपर नोट्स में प्रैक्टिस करें और बार बार इसको रिवाइज करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आगे एग्जाम में आपको काफी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।